guys, welcome back to my YouTube channel, Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू यूनिट। उससे पहले हम एक रिव्यू करते हैं कि हमारी कौन कौन सी यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5 यूनिट्स। सो ये हमारी एक अचीवमेंट है कि हमारी 5 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें से फर्स्ट यूनिट है रीनल सिस्टम। सो रीनल सिस्टम के अंडर हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हुई हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, रीनल डिसऑर्डर एंड रीनल मेडिकेशन। नेक्स्ट हमने जो की थे सिस्टम दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी हमने 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स एंड कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन्स। एंड नेक्स्ट इज़ आई एंड ईयर डिसऑर्डर। इसमें भी सेम हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, आई एंड ईयर डिसऑर्डर्स एंड देयर मेडिकेशन। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसमें भी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड मेडिकेशन। नेक्स्ट हमने किया था मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, जो हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। उसमें हमने किया है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर एंड मस्कुलोस्केलेटन मेडिकेशन। सो 5 यूनिट्स हमारी सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी हैं एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्यून डिसऑर्डर। सो वेरी सून हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कंप्लीट होने वाली है। आफ्टर दैट हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, राइट। सो इम्यून डिसऑर्डर हमारी नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज़ इम्यून डिसऑर्डर। सो इम्यून डिसऑर्डर में हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 763। The nurse prepares to give bath and change the bed linen of a client with cutaneous Kaposki's sarcoma lesion. The lesions are open and draining a scant amount of serous fluid, which would the nurse incorporate in the plan during the bathing of the client. सो हमसे पूछा गया है कि नर्स प्रिपेयर कर रही है क्लाइंट को फॉर द बाथ एंड चेंज द बेड लिनन। नर्स ने बाथ भी देना है पेशेंट को एंड लिनन भी चेंज करनी है बेड के। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? क्यूटेनियस कपोस्की सार्कोमा लीजन, राइट। जो लीजन है दैट इज ओपन एंड ड्रेनिंग स्कैंट अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड, ओपन है एंड दैट लीजन्स आर सिक्रेटिंग सीरस फ्लूइड, राइट। सो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन हम इंक्लूड करेंगे ड्यूरिंग बाथिंग ऑफ द क्लाइंट? सो ड्यूरिंग बाथिंग टाइम और कौन सी इंटरवेंशन आप इंक्लूड करोगे अपने प्लान में, राइट। सो कपोसिस सार्कोमास मेनली कब होता है? जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, राइट। इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज में ये डिसऑर्डर होता है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज जब होता है। सो इम्यून सिस्टम कब कॉम्प्रोमाइज होता है? इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है HIV में, राइट। सो HIV में ये डिसऑर्डर होता है, राइट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कब ये डिसऑर्डर होगा। कपोसिस सार्कोमा कब होता है? इट अकर्स व्हेन पेशेंट इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। सो इम्यून सिस्टम कब कॉम्प्रोमाइज होता है पेशेंट का? जब पर्सन सफ़र कर रहा होता है HIV से, राइट। सो इस डिसऑर्डर में लीजन फॉर्मेशन होती है, जो आपको क्वेश्चन में क्लियर है। लीजन फॉर्मेशन होती है और जो लीजन है दैट इज रेड एंड पर्पल डार्क ब्लू, राइट। जो लीजन्स होंगे दैट विल बी रेड एंड पर्पल, डार्क ब्लू, राइट। लीजन होंगे मीन्स इसमें मैक्यूल फॉर्मेशन होगी पेशेंट में, राइट। मैक्यूल फॉर्मेशन होगी, राइट। मैक्यूल फॉर्मेशन के बाद इसमें ऑर्गन जो इन्वॉल्व होती हैं लिम्फ नोड, एयरवे,
लंग्स एंड जीआई ट्रैक्ट, राइट। सो ये ऑर्गन्स में इंक्लूड होती हैं लिम्फ नोड, एयरवे, लंग्स एंड जीआई ट्रैक्ट, राइट। सो इसमें जो मेटास्टेसिस भी होता है, जो मिलनी किसमें होता है, दैट अकर्स इन लिम्फेटिक सिस्टम में, राइट। सो इंटरवेंशन हम इस डिजीज़ में क्या करेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इसमें लीजन फॉर्मेशन हो रही है और उसमें से ड्रेन हो रहा है, लीजन जो है वो ओपन है और ड्रेन हो रहा है, राइट। सीरस फ्लूइड उसमें से ड्रेन हो रहा है। सो जब सॉइल आइटम्स हैं और वूंड है, वूंड ड्रेनेज हो रही है, तब हमने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज़ करने हैं, दैट इज़ गाउन एंड ग्लव्स हमने इसमें यूज़ करने हैं, राइट। अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के लिए हम गाउन, ग्लव्स एंड मास्क यूज़ करेंगे, राइट। सो हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ऑप्शंस की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है वेयरिंग ग्लव्स। नो, ग्लव्स के साथ साथ हमने क्या करना है, हमने गाउन भी वियर करना है, बिकॉज हमने पेशेंट को बात भी देनी है और बेड लिनन भी सॉइल है पर्सन की, उसको हमने चेंज करना है, राइट। एंड वियरिंग अ गाउन एंड ग्लव्स, यस, हमने गाउन भी वियर करना है एंड ग्लव्स भी हमने वियर करने हैं। वियरिंग गाउन, ग्लव्स एंड मास्क। गाउन, ग्लव्स एंड मास्क हमने किस कंडीशन में हमने वियर करना है, व्हेन पेशेंट हैज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। वेयरिंग गाउन, ग्लव्स एंड चेंज द बेड लिनन एंड ग्लव्स ओनली फॉर द बाथ। नो, क्योंकि बाथ टाइम में भी पर्सन के जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो पेशेंट जब बात करवाएगा पेशेंट को, तब उसकी जो ड्रेस है दैट विल बी सोइल्ड, राइट। सो हमने उस टाइम पे भी हमने गाउन यूज़ करना है। सो फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमने जब भी पेशेंट को बाथ देना है, बेड लिनन चेंज करनी है, पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम कपोसी सार्कोमा लीजन, सो उस कंडीशन में हमने गाउन भी वेयर करना है एंड ग्लव्स भी वेयर करने हैं, राइट। सो जब हमने लाइक इलियोस्टमी या कोलोस्टमी केयर करनी है, देन उन कंडीशन में भी हमने गाउन एंड ग्लव्स का यूज़ करना है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगर पेशेंट में है, देन वी विल यूज़ विथ मास्क, राइट। गाउन ग्लव्स तो हम यूज़ करेंगे बट साथ में हम मास्क भी यूज़ करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 764। The nurse provides home care instruction to a client with systematic lupus erythematosus and tell the client about methods to manage fatigue. Which statement by the client indicate need for further instruction? So systematic lupus erythematosus important question है। सो नर्स प्रोवाइड कर रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है क्लाइंट को जिसको सिस्टमेटिक लिपस इरिथमेटस है, SL ही ई है पेशेंट को, राइट। ऑटो इम्यून डिजीज है। एंड टेल द क्लाइंट अबाउट मेथड टू मैनेज फटीक। सो SLE में फटीक इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम, तो हमने पेशेंट को बताना है, पेशेंट को नर्स बता रही है कि कौन कौन मेथड से हम फटीक को मैनेज कर सकते हैं। सो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट को इंडिकेट कर रही है दैट दे नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन, कि पेशेंट ऐसा क्या बोल रहा है जिससे हमें लग रहा है कि पेशेंट को फिर से इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, राइट। सो SLE में क्या होता है, इसमें पेशेंट के इरिथमिया होता है इन द फेस, राइट। इरिथमिया होगा फेस पे, राइट। और इसमें मोलर रैशेस होंगे, मीन्स बटरफ्लाई रैशेस होंगे ऑन द फेस, राइट। सो ये इसके सिम्टम हैं एंड फटीक इसका एक कॉमन सिम्टम है, राइट। सो फटीक की प्रिवेंशन के लिए, फटीक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हम पेशेंट को बोल सकते हैं। एक तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप रेस्ट करो, राइट, एंड बैलेंस डाइट लो, राइट। बैलेंस डाइट मेन फोकस आपने आपका डाइट पे होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, राइट। लॉन्ग पीरियड रेस्ट आपने अवॉइड करना है, बिकॉज इससे क्या होगा, जॉइंट और ज़्यादा स्टिफ होंगे, ठीक है। तो पेशेंट को हमने क्या बोलना है, लॉन्ग टाइम
रेस्ट आपने अवॉइड करना है। राइट। हमने पेशेंट को बोला है कि रेस्ट करो, बट लॉन्ग टाइम तक आपने रेस्ट नहीं करना है, बिकॉज उससे आपके जॉइंट और ज़्यादा स्टिफ हो सकते हैं। राइट। सो पेशेंट को और क्या बोलना है कि आपने BUN चेक करते रहना है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल चेक करते रहना है फॉर द किडनी इम्पेयरमेंट, कि किडनी में कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं हो रही है, बिकॉज दिस डिजीज अफेक्ट आर किडनी। सो हमने ये पेशेंट को बोलना है कि क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल आपने असेस करते रहना है। सो मेन सिम्टम मैंने आपको इसमें क्या बताया है, SLE में मेन है इसमें इरिथमिया होता है पेशेंट के फेस में, मीन्स मोलर रैशेस होते हैं, बटरफ्लाई रैशेस होते हैं। राइट। एंड जॉइंट स्टिफ होते हैं, फटीक इसका कॉमन सिम्टम है। तो फटीक की प्रिवेंशन के लिए हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि आप क्या टीचिंग करोगे पेशेंट को। तो पेशेंट को बोला है आपने रेस्ट लेना है, बट रेस्ट भी आपने ऐसे नहीं लेना है कि आप कंटिन्यूशन में रेस्ट लेते रहो, कि लॉन्ग टाइम तक आप रेस्ट करते रहो। ठीक है। तो ऐसे रेस्ट नहीं करना है, बिकॉज इससे जॉइंट स्टिफनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। बैलेंस डाइट लेनी है एंड चेक करते रहना है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल को। राइट। सो हमारे ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आई शुड टेक हॉट बाथ बिकॉज दे आर रिलैक्सिंग। नहीं, हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने अवॉइड करना है हॉट बाथ, बिकॉज ये एक्सब्रेट कर सकता है फटीग को। सो हॉट बाथ के लिए हमने पेशेंट को मना करना है। राइट। नेक्स्ट इज आई शुड सिट वेन एवर पॉसिबल टू कंजर्व माई एनर्जी। येस, कि जितना हो सकता है मैंने अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है। आई शुड अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट बिकॉज इट कॉज जॉइंट स्टिफनेस। येस, कि हमने लॉन्ग टाइम तक हमने रेस्ट अवॉइड करना है। आई शुड डू सम एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग व्हेन आई एम नॉट फटीग। यस, वॉक पेशेंट कर सकता है जब पेशेंट फटीग नहीं होगा। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। अगर पेशेंट हमें ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे हॉट बाथ लेना है कि बिकॉज दे आर रिलैक्सिंग। राइट। सो हमने पेशेंट को यहाँ पे इंटरप्ट करना है, पेशेंट को बोलना है, वहाँ पे हमने फिर से पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है कि हॉट बाथ से क्या होगा, फटीक और ज़्यादा एग्जाबिलेट होगी। सो वी हैव टू अवॉइड हॉट बाथ। राइट। So next question is question number 765. A client developed an anaphylactic reaction after receiving morphine. The nurse should plan to institute which action select or that apply. So anaphylactic reaction है पेशेंट को, उसके लिए मॉर्फिन सल्फेट पेशेंट को दी जा रही है। सो नर्स ने प्लान किया है, प्लान कौन सा एक्शन प्लान करेगी जब पेशेंट रिसीव कर रहा है, जब पेशेंट को हम मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हैं। सो क्या कौन कौन सी वो इंस्ट्रक्शंस होंगी। राइट। सो इसमें हमसे एनाफ्लिटिक रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। राइट। सो पेशेंट को एनाफ्लिटिक रिएक्शन हुआ है। एनाफ्लिटिक रिएक्शन इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो एनाफ्लिटिक रिएक्शन की वजह, जब एनाफ्लिटिक रिएक्शन हुआ है पेशेंट को, तब पेशेंट को हम मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हैं। राइट। सो मॉर्फिन सल्फेट उस टाइम पे क्या प्लान करेगी नर्स। राइट। कौन से एक्शन वो उसमें यूज़ करेगी। सो मॉर्फिन सल्फेट मैंने आपको बता, सॉरी, एनाफ्लिटिक रिएक्शन मैंने आपको क्या बता दिया, एक कॉम्प्लिकेशन बताइए कि ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन समटाइम हो जाती है। तो जब एनाफ्लिटिक रिएक्शन होता है तब क्या क्या हो सकता है, जब पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। राइट। सो उस चीज़ के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, हमने क्या करना है उस टाइम के लिए हमारे पास इमीडिएट हमने एक्शन स्टार्ट करना होता है और क्विकली हमने असेस करना है सबसे पहले क्लाइंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस। राइट। सो हमने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड रैपिड रिस्पांस टीम हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। इमीडिएटली हमने उनको नोटिफाई करना है और हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड रैपिड रिस्पांस टीम। राइट।
एज अ नर्स आपने पेशेंट के साथ रहना है, ऑक्सीजन पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है, आईवी देना है, आईवी लाइन हमने स्टार्ट कर देनी है विद नॉर्मल लाइन के साथ, राइट। एंड हमने डॉक्यूमेंट करना है एक्शन, जो हमने एक्शन लिया है, एनाफिलिटिक रिएक्शन हुआ किस वजह से हुआ, एंड आपने क्या एक्शन लिया उस टाइम पे, राइट। आप पेशेंट की आउटकम क्या थी वो सारा हमने डॉक्यूमेंट करना है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है देन वी विल एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, राइट। सो क्या करेंगे हम इसमें, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे हाँ इवेंट को। अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने हम प्रिस्क्राइब किया है नॉर्मल सलाइन देन वी विल स्टार्ट नॉर्मल सलाइन, राइट। सो ऑक्सीजन आ गया है इसमें, रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करना है, एंड नेक्स्ट आ गया डॉक्यूमेंट करना है हमने इवेंट को, एंड स्टार्ट करनी है हमने नॉर्मल सलाइन। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, येस। क्विकली असेस द क्लाइंट रेस्पिरेटरी स्टेटस, येस। डॉक्यूमेंट द इवेंट intervention and the client response, yes. लीव द क्लाइंट ब्रीफली टू कॉन्टैक्ट अ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नो, हमने पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना है। कीप द क्लाइंट स्पाइन रिगार्डलेस ऑफ द ब्लड प्रेशर रीडिंग, नो। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है देन वी विल एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। स्टार्ट एन इंटरवेनस इन्फ्यूजन ऑफ D5W एंड एडमिनिस्टर अ 500 ml ऑफ बोलस, नो। हमने ये भी नहीं करना है, हमने नॉर्मल सलाइन हमने यूज़ करना है। तो हमसे क्वेश्चन सिर्फ एनाफिलिटिक रिएक्शन का पूछा गया था, और इसमें हमें घुमाने के लिए हमसे क्या पूछा गया था, हम घुमाने के लिए हमें बोल दिया गया कि इसको मॉर्फिन स्टार्ट की है। तो आपने यहाँ पे मॉर्फिन की मैनेजमेंट आपसे नहीं पूछी है, आपसे एनाफिलिटिक रिएक्शन की मैनेजमेंट पूछी गई है। एंड सेकंड थिंग, एक मैं आपको इसमें बताती हूँ कि एंटीडोट क्या है मॉर्फिन का। अगर मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है देन मॉर्फिन का हम एंटीडोट पेशेंट को देते हैं। देन व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन, दैट इज़ नेलोक्सोन, राइट। सो मॉर्फिन का एंटीडोट आप याद रखना, नेलोक्सोन, राइट। So next question is question number 766. The nurse is conducting a teaching session with a client on their diagnosis of pemphigus. Which statement by the client indicate that the client understand the diagnosis? सो नर्स क्या कंडक्ट कर रही है टीचिंग सेशन क्लाइंट का जो डायग्नोज किया है फेम्फिगस से, राइट। एंड कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट की इंडिकेट कर रही है दैट क्लाइंट अंडरस्टैंड योर इंटरवेंशन, योर टीचिंग, राइट। सो ऐसा पेशेंट क्या बोलेगा जिससे आपको लगेगा कि पेशेंट ने समझ लिया है, राइट। सो फेम्पिगस क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। ऑटो इम्यून डिजीज है, एंड ये क्या करती है, एपिडर्मिस को अफेक्ट करती है। सो हमारी स्किन की लेयर कौन कौन सी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सो ये मेनली किसको अफेक्ट करेगी, ये अफेक्ट करती है एपिडर्मिस को, राइट। सो ये किसको अफेक्ट कर रही है, यहाँ पे एपिडर्मिस को अफेक्ट कर रही है, फर्स्ट लेयर को, राइट। सो पेम्फिगस अफेक्ट अर एपिडर्मिस लेयर को, राइट। सो इसमें क्या होता है, और इसमें हमारे सिम्टम जो आएंगे, सो इसमें पेशेंट को फ्लैसिड हार्ट एंड फ्लैसिड ब्लिस्टर्स होंगे एपिडर्मिस में, एपिडर्मिक लेयर में, राइट। एंड जैसे आपको पता है कि ब्लिस्टर एपिडर्मिस में होंगे, और एपिडर्मिस क्या है, थिन कवरिंग होती है स्किन की जो इजीली ब्रेक कर जाती है। सो जब वो ब्रेक करेगी तो वहाँ पे वो लार्ज डेंड्यूडेड फॉर्मेशन करेगी, राइट। डेंड्यूडेड स्किन वहाँ पे, डेंड्यूडेड एरिया वहाँ पे अराइज हो जाएगा। इनिशियल एग्जामिनेशन में जो क्लाइंट है उसकी क्रस्टिंग एरिया होगा इंस्टेड ऑफ द इंटैक्ट ब्लिस्टर। इंटैक्ट ब्लिस्टर उस टाइम पे नहीं होंगे, उस टाइम पे क्रस्टिंग एरिया होगा, राइट। सो ये मेनली
क्या करता है, मेनली अफेक्ट करता है एपिडर्मिस लेयर को, अफेक्ट करता है फर्स्ट लेयर को। एंड इसमें क्या होता है, फ्लैसिड एंड हार्ड ब्लिस्टर होते हैं ऑन द एपिडर्मिक लेयर। सो उसको हम क्या बोलते हैं, बुलेज हम उसको बोलते हैं, राइट। सो ये किसकी वजह से होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होते हैं, राइट। एंड सेपरेशन होती है एपिडर्मिक की जब हम रब करते हैं स्किन को, राइट। एंड एज यू नो दैट कि एपिडर्मिक लेयर थिन लेयर होती है, राइट। सो जो वो इजीली ब्रेक कर जाती है, राइट। सो हमारे ऑप्शन है, माई स्किन विल हैव टाइनी रेड वेसिकल्स। सो ये ऑप्शन हमें क्या बता रहा है, टाइनी रेड वेसिकल्स बता रहा है एक्जिमा, राइट। सो एक्जिमा तो पेशेंट को नहीं है। The presence of the skin vesicle is caused by a virus. So it indicate herpes zoster, right? Skin vesicles हैं and virus cause करता है, that is herpes zoster. And next is, I have an autoimmune disease and that cause blister in the skin. Yes, पेशेंट बोल रहा है कि मुझे ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी वजह से मेरी स्किन पे ब्लिस्टर हो रहे हैं, राइट। Red raised papules and large plaque covered by silvery scale will be present on my skin. So red and raised papules and plaque formation, राइट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है सोरियोसिस। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, कि पेशेंट बोल रहा है मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ है एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो रही है मेरी स्किन पे। सो आपको पता लग गया कि पेम्फिगस क्या है। पेम्फिगस इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ दैट मेनली अफेक्ट आर एपिडर्मिक लेयर। एंड एपिडर्मिक लेयर में इट विल फॉर्म हार्ड एंड फ्लैसिड ब्लिस्टर, right, and that is known as bulle, right. And as you know that the our epidermis is a thin layer of skin जो easily separate हो जाएगी जब हम उसको रब करेंगे, right. सो पेशेंट ने हमें स्टेटमेंट दी है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है एंड इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है। सो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 767। The nurse is assisting in planning care for a client with diagnosis of immunodeficiency and should incorporate which action as a priority in the plan. So nurse assist कर रही है प्लानिंग केयर, जो पेशेंट डायग्नोज किया गया है इम्यूनो डेफिशिएंसी से, एंड वो अपने एक्शन में किस चीज़ को इंक्लूड करेगी एज अ प्रायोरिटी, राइट। सो एज अ प्रायोरिटी पेशेंट की इसमें क्या होगी। सो इम्यूनो डेफिशिएंसी कब होगी, व्हेन CD4+ लेस देन 200 होगा, राइट। नॉर्मल CD4+ कितना होता है, नॉर्मल लेवल होता है 900 to 1500, राइट। 900 to 1500 नॉर्मल होता है, राइट। एंड व्हेन द लेवल इज लेस देन 200, जब लेस देन 200 हो, सो उसमें क्या है, उसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है पेशेंट को। सो लेस देन 200 ये किस में होता है, HIV में, राइट। सो इसमें हमारी प्रायोरिटी क्या होगी। सो एज यू नो दैट इम्यूनोडेफिशिएंसी में क्या होता है, इनएडुकेट एंड एब्सेंस इम्यून बॉडीज होती हैं, मीन्स पर्सन इज द हाईएस्ट रिस्क फॉर इन्फेक्शन। सो इसमें हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि हमने पेशेंट को प्रिवेंट करना है फ्रॉम द इन्फेक्शन। सो हमारे ऑप्शन है, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, येस। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, नो। एनकरेज द डिस्कशन ऑफ द लाइफ स्टाइल, नो। फैक्टर दैट डिक्रीज द इम्यून सिस्टम, नो। सो हमारी इसमें प्रायोरिटी पूछी गई है। सो प्रायोरिटी हमारी क्या है कि हमने पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, राइट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 768।
So our question is, a client called the nurse in the emergency department and state that he was just stung by a bumblebee while gardening. The client is afraid of a severe reaction because the client neighbor experienced such reaction just 1 week ago. Which action should the nurse take? So नर्स काम कर रही है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एंड उसको एक कॉल आती है एंड पेशेंट क्या बोलता है कि उसको अभी बबल बी ने काटा है जब वो गार्डनिंग कर रहा था, राइट। क्लाइंट डर गया है कि उसको सीवियर रिएक्शन ना हो जाए, राइट। क्यों डरा था वो? बिकॉज उनके नेबर में सेम एक्सपीरियंस हुआ था जस्ट 1 वीक बिफोर। सो एज अ नर्स आप फर्स्टली क्या एक्शन लेंगे जब भी आपके पास ऐसा केस आता है, बबल बी स्टंग का केस आता है? देन फर्स्टली आपने क्या पूछना है पेशेंट को कि आपको पहले बबल बी ने काटा तो नहीं है, राइट। कि हमने हिस्ट्री पूछनी है इसकी, बिकॉज कुछ एलर्जीज ऐसी होती हैं जो सेकेंड टाइम पे अराइज होती हैं। फर्स्ट टाइम पे पर्सन को कोई रिएक्शन नहीं होता, बट सेकेंड टाइम पे एलर्जी के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्टली हमने क्या पूछना है? हिस्ट्री पूछनी है पेशेंट की कि आपकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री तो नहीं है, राइट। एंड आफ्टर दैट हम पेशेंट को रिमेनिंग इंटरवेंशन के लिए बोलेंगे। सो फर्स्टली हमारा क्या होगा, हमने क्या पूछना है पेशेंट को? पेशेंट की हिस्ट्री पूछनी है। मीन्स यहाँ पे आप जो आप नर्सिंग के प्लान आप प्रिपेयर करते हो उसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ असेसमेंट, वो आपने यहाँ पे करनी है, राइट। असेसमेंट आप करोगे, असेसमेंट में आप क्या पूछ रहे हो? पेशेंट की हिस्ट्री पूछ रहे हो, राइट। सो हमारे ऑप्शन है, एडवाइज द क्लाइंट टू सोक द साइट इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने पेशेंट को नहीं बोला है यूज़ करने के लिए, बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज ओनली इन ओपन वुंड एंड इन्फेक्शन, राइट। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ओपन वुंड में एंड इन्फेक्शन में, राइट। सो ये हमने उसको एडवाइस नहीं करना है। नेक्स्ट इज आस्क द क्लाइंट इफ ही एवर सस्टेन अ बी स्टिंग इन द पास्ट। येस, हमने पूछना है पेशेंट को कि उनको बी स्टिंग हुआ है इन द पास्ट। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। टेल द क्लाइंट टू कॉल एन एम्बुलेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट। नहीं, ये अननेसेसरी है कि हमने एम्बुलेंस को बुलाना है अभी। टेल द क्लाइंट नॉट टू वरी। नॉट टू वरी इज अ नॉन थेराप्यूटिक वर्ड, so never use this word in front of the patient. So tell the client not to worry. not to worry से ही ये क्या हो गया? incorrect हो गया। the strength unless difficulty with the breathing occur, so fourth option is incorrect। so हमारा correct option क्या है कि हमने patient से पूछना है कि उनको पहले बी स्ट्रिंग हुआ था पास्ट में या नहीं हुआ था, राइट। So next question is question number 769. The community health nurse is conducting a research study and is identifying client in the community at risk for latex allergy. Which client population is most at risk for developing this type of allergy? Community health nurse. You are a community health nurse and you are conducting a research study. और उस रिसर्च स्टडी में आप आइडेंटिफाई कर रहे हो क्लाइंट को कम्युनिटी में रिस्क ऑफ लेटेक्स एलर्जी, कि कौन कौन से पर्सन को लेटेक्स एलर्जी हो सकती है एंड कौन कौन पेशेंट रिस्क पे है लेटेक्स एलर्जी पे। सो कौन सी पॉपुलेशन मोस्ट रिस्क पे होती है फॉर दिस टाइप ऑफ एलर्जी? लेटेक्स एलर्जी के लिए कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा रिस्क पे होती है, राइट। सो फर्स्टली सोर्स क्या होता है लेटेक्स एलर्जी का? कौन से सोर्स से लेटेक्स एलर्जी होती है? सो लेटेक्स एलर्जी रिएक्शन किस वजह से होता है कि जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है नेचुरल रबर में, लेटेक्स में, उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है। प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन द रबर, ठीक है। एक तो उसकी वजह से वो समटाइम रिएक्ट कर जाती है, या केमिकल्स दैट आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ लेटेक्स। जो भी आप लेटेक्स का सामान बना रहे हो, लाइक ग्लव्स बना रहे हो, जो भी उनमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो भी
रिएक्शन कॉज करते हैं, राइट। सो ये होगी हमारी सोर्स की बात। अब बात करते हैं कि कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर डेवलपिंग लेटेक्स एलर्जी। सो जो पर्सन लेटेक्स के ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं दे आर मोस्ट प्रोन टू लेटेक्स एलर्जी। सो कौन कौन से हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, जो रबर इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग वो हो गए, मल्टीपल सर्जरी किसी की हुई है उनमें ज़्यादा रिस्क होता है, स्पाइना बाइफिडा वाले पेशेंट में ज़्यादा होता है, जो फ्रिक्वेंटली ग्लव्स वियर करते हैं, और कुछ फूड्स हो गए जिनकी वजह से होता है लाइक कीवी, राइट। किसी को कीवी से एलर्जी, जिसको कीवी से एलर्जी है या बनाना से एलर्जी है, कीवी बनाना हो गया, पाइन एप्पल हो गया, ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो गए, राइट, ग्रेप्स, एवोकेडो, पोटैटो, हेज़लनट और वाटर चेस्टनट, राइट। सो अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को इन चीज़ों से एलर्जी है दे आर प्रोन टू लेटेक्स एलर्जी, राइट। सो हम देखते हैं इसमें इसमें हमारा क्या ऑप्शन में आता है। सो इनमें से कौन से लोग हैं जो ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं लेटेक्स के, राइट। हेयर ड्रेसर, यस, हेयर ड्रेसर लेटेक्स के ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं। होमलेस, नो, चिल्ड्रन डे केयर सेंटर, नो, एंड इंडिविजुअल लिविंग इन द ग्रुप होम, नो। सो हेयर ड्रेसर हो गए, ऑटो मैकेनिक्स हो गए या फूड हैंडलर्स हो गए, इनको क्या होता है फ्रिक्वेंट ग्लव्स यूज़ करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो मीन्स फ्रिक्वेंटली किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेटेक्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये पर्सन ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द लेटेक्स एलर्जी। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर लेटेक्स एलर्जी, राइट। सो इसमें मैंने आपको बता दिया, हेल्थ वर्कर्स हो के जो पर्सन रबर इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, मल्टीपल सर्जरी किसी की हुई है, स्पाइना बाइफिडा है, और जो वियर करते हैं ग्लव्स फ्रिक्वेंटली लाइक फूड हैंडलर हो गए, हेयर ड्रेसर हो गए, ऑटो मैकेनिक्स हो गए, या किसी को एलर्जी है सम फ्रूट से लाइक कीवी, बनाना, पाइन एप्पल, ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो गए, ग्रेप्स, एवोकेडो, पोटैटो, हेज़लनट और वाटर चेस्टनट्स, राइट। सो ये ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द लेटेक्स एलर्जी। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 770। Which intervention apply in the care of a client at high risk for an allergic response to a latex allergy? Select all that apply. अब इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी इंटरवेंशन आप अप्लाई करोगे जो पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे होते हैं लेटेक्स एलर्जी पे। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, क्या क्या इंटरवेंशन आप उनको दोगे, राइट। सो फर्स्टली अगर आपको लग रहा है कि किसी पेशेंट को एलर्जी है टू द लेटेक्स, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पेशेंट को आइडेंटिफाई करने हैं रिस्क फैक्टर, कि पेशेंट के रिस्क फैक्टर क्या हैं लेटेक्स एलर्जी से, राइट। सबसे पहले हमने क्या देखा, रिस्क फैक्टर हमने असेस किए। रिस्क फैक्टर असेस करने के बाद हमने यूज़ करने हैं नॉन लेटेक्स ग्लव्स एंड ऑल लेटेक्स सेफ सप्लाई, राइट। लेटेक्स सेफ सप्लाई हमने यूज़ करनी है, सेफ सप्लाई वी विल यूज़, राइट। सो सबसे पहले हमने रिस्क देख लिया, सेकेंडली हमने क्या किया, नॉन लेटेक्स ग्लव्स हमने प्रोवाइड किए एंड लेटेक्स सेफ सप्लाई हमने पेशेंट को प्रोवाइड की। उसके बाद हमने क्या करना है, कीप अ लेटेक्स सेफ सप्लाई कार्ड नियर द क्लाइंट रूम, राइट। हमने लेटेक्स सेफ सप्लाई कार्ड हमने पेशेंट के रूम में रखना है। अप्लाई करने हैं हमने क्लोथ बैरियर क्लाइंट की आर्म में, सो जब हमने ब्लड प्रेशर कफ यूज़ करना है, राइट। सो क्लोथ बैरियर एक हमने यूज़ करना है, राइट। लेटेक्स फ्री सिरिंजेस यूज़ करनी है, मेडिकेशन कंटेनर्स हो गए वो भी हमने लेटेक्स फ्री यूज़ करने हैं, जैसे हम ग्लास एम्प्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। लेटेक्स सेफ इंटरवेनस इक्विपमेंट हमने यूज़ करने हैं, राइट। पेशेंट को हमने बोलना है कि आपने मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट आपने यूज़ करना है, सो दैट हमें पता चल सके कि पेशेंट को एलर्जी है टू द लेटेक्स।
तो चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन, यूज़ नॉन लेटेक्स ग्लव्स। यस, नॉन लेटेक्स ग्लव्स हम यूज़ करेंगे। यूज़ मेडिकेशन फ्रॉम ग्लास एम्प्यूल्स। यस, ग्लास एम्प्यूल्स का हम यूज़ करेंगे। प्लेस द क्लाइंट इन प्राइवेट रूम, अननेसेसरी है, ये हम नहीं करेंगे। कीप अ लेटेक्स सेफ सप्लाई कार्ड अवेलेबल इन द क्लाइंट एरिया। यस, कि सबको पता चल सके कि पेशेंट को एलर्जी है टू द लेटेक्स। नेक्स्ट इज अवॉइड द यूज़ ऑफ मेडिकेशन वायल दैट हैव रबर स्टॉपर। राइट, सो हमने अवॉइड करनी है मेडिकेशन वायल जिनका रबर स्टॉपर है। नेक्स्ट इज यूज़, राइट, सो हमने वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिनका रबर स्टॉपर है, वो हमने अवॉइड करनी है। सो नेक्स्ट इज यूज़ ब्लड प्रेशर कर्व फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनली टू मेजर द ब्लड प्रेशर। नो, ये हमने नहीं करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब हमने यूज़ करना है देन मैंने आपको बताया कि हमने एक क्लोथ बैरियर हमने यूज़ करना है जब हमने ब्लड प्रेशर कर्व अप्लाई करना है। राइट, तो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5। राइट, सो ये हमने इंटरवेंशन करने हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।